तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों क्लास 11th का कल जो आप सभी का एग्जाम होगा इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का, उसका दोस्तों पूरा पेपर आप सभी का जो यहाँ पर आ चुका है, जिसका सोल्यूशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप लोग ये झारखंड बोर्ड क्लास 11th के विद्यार्थी है दोस्तों, और कल आप सभी इकोनॉमिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11th का झारखंड अद्यवित परिषद रांची का 2026 का दोस्तों इकोनॉमिक्स का हम लोग जो क्वेश्चंस पेपर को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों कल आप सभी के एग्जाम में यही प्रश्न आज के एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग 40 MCQ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और यही क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कल एग्जाम दीजिए तो इकोनॉमिक्स के पेपर में यही क्वेश्चंस मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग सारा प्रश्न को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यदि आप लोग चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम में आपका दोस्तों इंग्लिश में सबसे पहले होगा, उसके बाद आप सभी का हिंदी में होगा। तो हम लोग हिंदी में सारा प्रश्न को सोल्व करेंगे। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, कल के पेपर में यही प्रश्न आपको पहला नंबर में देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न इकोनॉमिक्स का आ चुका है, कहता है कि जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का क्या तात्पर्य है। यानी कि जीवन का आम कारोबार है, जैसे कि आम कारोबार कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर आर्थिक क्रिया को बताया जा रहा है। आर्थिक क्रिया कहां पर लिखा गया, देखिए धार्मिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है। गलत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्थिक क्रिया इसका करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर, और फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़ा जो है उपलब्ध होंगे। गुणात्मक यानी कि आप सभी को गुण पता चलना चाहिए, तो किसी विषय के प्राप्त में नहीं, आय से, मासिक खर्च से नहीं, ये से आपका जो जीडीपी प्राप्त होता है, जो आपका बुद्धि है, इससे आपको गुणात्मक आंकड़ा प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर कहता है कि आंकड़ा का संग्रह क्यों किया जाता है, यानी कि जो आंकड़ा जो आपको दी जाती है उसको इकट्ठा आपको कैसे करना होता है, क्यों करते हैं। तो समस्याओं के स्पष्ट और वैध समाधानों के लिए साक्ष्य दर्शाने हेतु, यानी कि जो भी समस्या है, जो भी वैध समाधान पाई जाती है, इसके लिए हम लोग आंकड़ा का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर। 4 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि आंकड़ा संग्रह की निम्न विधियों में से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावित रहती है। यानी कि आंकड़ा जो संग्रह किया जाता है, इसमें दोस्तों किस विधि के द्वारा जो है उत्तरदाता प्रभावित की यहाँ पर संभावना जो बताई जाती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आप सभी का आ चुका है 5 नंबर का, कि प्रतिचयन त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है। यानी कि मान चलिए कोई चीज आप लोग चुन रहे हो और चीज आपको गलत निकल करके आ चुका है, तो इसको आप लोग कैसे दूर करेंगे। तो दोस्तों इसको जो दूर किया जाता है वो आप सभी का प्रतिदर्श के आकार को बढ़ा करके, यानी कि इसके आकार को बढ़ा करके, यानी ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, कि आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण का जो है यहाँ पर आधार क्या होता है। गुणात्मक वर्गीकरण मतलब उसको बांटा जाना, तो इसका जो आधार होता है दोस्तों वो कैसा होता है, ये आप सभी से पूछा गया है। इसका जो आधार होता है ये विशेष गुण का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा प्रश्न को देख लीजिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में हुआ देखने को मिलेगा। आ चुका है 7 नंबर, कि अपरिष्ट आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों सही कथन जो है आप सभी का ऑप्शन नंबर सी है, कि अपरिष्ट आंकड़ों जो है अव्यवस्थित होते हैं, यानी कि इसको सजाया नहीं जा सकता, ये जो उल्टा फिल्टा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न 8 नंबर, कि निम्नलिखित में से संतत चर का एक उदाहरण कौन सा है। यहां पर दोस्तों संतत चर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो संतत चर का उदाहरण जो है यहां पर होगा आप सभी का एक व्यक्ति की अपनी वार्षिक आय, यानी कि जो व्यक्ति अपने वार्षिक आय में 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, कितना कमा रहा है, यही इसका संतत चर का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि चरम पदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यानी कि जो चरम पद आपका जो है, ठीक है, चरम पद जो होता है इसमें औसत सबसे ज्यादा जो है कहां पर आपको मिलता है देखने को, जो कि दोस्तों समांतर माध्यम होता है, जिसके फॉर्मूला होता है दोस्तों जितना आपको माध्य दिया गया है सभी को जोड़ करके, और आपको जो है कुल बटा के आपको क्या करना होगा, भाग करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि दंड आरेख क्या होता है। दोस्तों दंड आरेख होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक विमीय आरेख। एक विमीय के मतलब कि एक समान गति करते हुए इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि एक लीनियर यहाँ पर इस प्रकार से इसका जो है ग्राफ हो जाएगा। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस आरेख को संचयी बारंबारता के नाम से भी जान सकते हैं।
तो संचयी बारंबारता के नाम से हम लोग दोस्तों तोरण को जानते हैं, ये सभी लोग पढ़े होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आप लोग का 12 नंबर दोस्तों कहता है कि 40, 50, 55, 78 और 58 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया गया है 40 दिया गया है, 50 दिया गया है, आपका 55 दिया गया है और आपका 58 दिया गया, आपका जो है आपका कितना दिया गया है, ठीक है, हो गया यहाँ पर 78 दिया गया और आप सभी का जो है 58 दिया गया है। इसको जोड़ना है 1, 2, 3, 4 और 5 से भाग लगाना है। इसको आप लोग जोड़िएगा तो दोस्तों टोटल आपका जो है 281 होगा। 281 को 5 से भाग दीजिएगा तो 56.5 इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, 56.2, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपका 13 नंबर है कि सबसे ज्यादा दोस्तों बारंबारता वाला चर का जो मान है कहाँ क्या कहलाता है, यानी कि जो बारंबारता में सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 है, 7 है, ठीक है, 6 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, फिर 8 हो गया। तो सबसे ज्यादा देख सकते हैं यहाँ पर 6 का रिपीट किया गया, तो इसको हम लोग बहुलक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को यहाँ पर चुनना है। तो सत्य कथन यहाँ पर कौन हो जाएगा कि चतुर्थक दिए गए आंकड़ों को, ठीक है, यहाँ पर 4 बराबर भागों में विभाजित की जाती है। चतुर्थक का मतलब ही दोस्तों आपका होता है 4 बराबर भागों में बांटना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है, कहता है यदि दो चरों के, ठीक है, बीच सहसंबंध गुणांक +1 है तो चरों के बीच कैसा संबंध होगा। यदि कोई भी आपका पास 2 गो चर है जिसका जो यहाँ पर आप सभी का सहसंबंध जो दिया गया है ये प्लस का दिया गया, पॉजिटिव का प्लस का 1 दिया गया है, तो इसका जो है आपका क्या हो जाएगा कि पूर्णतः धनात्मक रैखिक संबंध हो जाएगा। यानी कि जो इसका संबंध होगा पहले तो यहाँ पर आपको पता चलिए आपका धनात्मक है और कैसा होगा तो रैखिक होगा, इस प्रकार से होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर कहता है कि कद फुट में तथा वजन किलोग्राम के बीच सहसंबंध गुणांक की इकाई क्या होती है। फुट में और किलोग्राम के बीच जो है यहाँ पर सहसंबंध गुणांक की इकाई पूछी है, जो कि यहाँ पर हो जाएगा सहसंबंध गुणांक की इकाई नहीं होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फुट अलग चीज हो गया, यहाँ पर किलोग्राम अलग चीज हो गया, तो यहाँ पर गुणांक नहीं हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 17 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक खुदरा, ठीक है, कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो औसत परिवर्तन को यहाँ जो मापेगा आपका कौन मापेगा, देखिए ये जो मापता है दोस्तों उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कि जो सूचकांक जो इंडेक्स दिया गया है उसको क्या उपभोक्ता क्या कंज्यूमर है उसकी कीमत क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इस प्रकार से माप की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर का जो प्रश्न है औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा पार्टनर, ठीक है, कौन सा था। औपनिवेशिक काल में भारत का सबसे अच्छा विदेशी यहाँ पर क्या बोलता है पार्टनर कौन था, तो ये आपका इंग्लैंड था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, एग्जाम के पेपर में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे का प्रश्न है कि टिस्को की स्थापना कब की गई। दोस्तों जो टिस्को है इसकी जो स्थापना ये कब की गई थी, ये आप सभी का जो किया गया दोस्तों आप सभी का कब, तो 1907 ईस्वी में की गई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 20 नंबर का प्रश्न है कि बर्नियार ने अपनी भारत यात्रा वृत्तांत में भारत तत्कालीन किस देश में अधिक विकसित माना जाता है, तो ये दोस्तों आपका मिस्र में, यानी ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 21 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि परिप्रेक्षात्मक योजना जो कि आपका उद्देश्य है कितने वर्षों में प्राप्त करना होता है, यानी कि परिप्रेक्षात्मक जो योजना है इसको कितने वर्ष में प्राप्त किया जाता है, तो इसको दोस्तों आपका 20 वर्ष में प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर आप लोग देख सकते हैं 1950 में लघु औद्योगिक इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या होती है, तो इसकी जो अधिकतम सीमा होती है दोस्तों ये आपका क्या होता है, ये हो जाता है आप सभी का 5 लाख रुपए, यानी ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 23 नंबर कि आयात वस्तु पर लगने वाला कर को क्या कहा जाता है। जो भी आयातित वस्तु होती है जिस पर दोस्तों विक्रय की जाती है, इस पर जो लगने वाला जो टैक्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रशुल्क, यानी कि उस पर हम लोग को शुल्क प्राप्त किया जाता है। जैसे कि जितना भी आप लोग सामान लेते हैं उस पर कर आपका इंक्लूड रहता है। 24 नंबर औद्योगिक क्रांति, ठीक है, औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया, तो औद्योगिक नीति जो है 1956 को ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर आधार बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा। अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष उसको कहते हैं
जो आपका इनकम टैक्स फाइनली आपके इनकम पर टैक्स मारता है, रेट मारता है। आप प्रत्यक्ष उसको कहते हैं जो आप लोग सामान खरीदते हैं, उसको पता नहीं चलता कि इस पर कर लगा हुआ है कि नहीं, लेकिन उसमें लिखा रहता है कि इनिशियल ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, यानी कि सारा आपका टैक्स उसमें इंक्लूड रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिक्री कर, चॉकलेट हो गया, साड़ी हो गया, गमछी हो गया, जितना भी आप लोग सामान खरीदते हैं। 26 नंबर, टाटा स्टील विश्व के कितने देशों में कार्यरत करता है? तो टाटा स्टील दोस्तों विश्व के कितने के देशों में? तो 26 देशों में कार्यरत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे का आपका जो 27 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है ये आप सभी का 1995 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? मानव पूंजी का दोस्तों यहाँ पर स्रोत कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो मानव पूंजी का जो स्रोत है वो आपका दोस्तों शिक्षा को कह सकते हैं, स्वास्थ्य को कह सकते हैं, परीक्षण को कह सकते हैं, क्योंकि ये सारा के सारा दोस्तों क्या होता है आपका मानव पूंजी है, जिसके द्वारा ये अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। सारा से किस प्रकार से यहाँ पर समझौता को नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 29 नंबर, केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा उपकरण से, ठीक है, उपकर से संचित राशि का उपयोग किस स्तर की शिक्षा में विकास करने के लिए की जाती है? तो ये दोस्तों एक विकास है जिसका नाम है प्राथमिक शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर की शैक्षिक प्रगति का एक सूचक, ठीक है, निम्नलिखित में से क्यों कौन सा है? तो शैक्षिक प्रगति का एक सूचक जो है यहाँ पर निम्न में से आपका साक्षरता दर को लेकर के, पढ़े लिखे व्यक्ति को लेकर के है, यानी कि लिटरेसी रेट को लेकर के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर का प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरुआत कब हुई थी? सांसद आदर्श योजना का जो शुरुआत है ये कब किया गया था? तो ये आपका दोस्तों 2014 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं 32 नंबर, एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा औपनिवेशिक, ठीक है, अनौपचारिक बैंक कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों झारखंड ग्रामीण बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सॉरी डी बोल रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, कुटुम्बश्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया का। ये तो झारखंड का है सबसे ज्यादा, ठीक है। 33 का दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है, आप सभी का जो बोला जाता है कि बागवानी के अंतर्गत आती है, जो कि यहाँ पर दोस्तों आप सभी का हो जाएगा ये आपका चाय का उत्पादन बागवानी, जो कि बाग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति, ठीक है, आप सभी का स्वयं नियोजित नहीं है? स्वयं नियोजित कौन यहाँ पर नहीं होगा? तो स्वयं नियोजित दोस्तों सरकारी बस का ड्राइवर जो स्वयं नियोजित नहीं है, बल्कि फेरी वाला, ब्यूटी पार्लर की मालिक, ठीक है, सीमेंट का दुकान, ये क्या है, ये आपका स्वयं का नियोजित है, यानी कि खुद का है। सरकारी बस का ड्राइवर क्या है, सरकार का द्वारा दिए गए बस को चला रहा है, तो ये स्वयं का नहीं है बल्कि दूसरे पर निर्भर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूर कहेंगे? दिहाड़ी मजदूर वही जिसको प्रतिदिन पैसा मिलता है। तो सरकारी विद्यालय का एक शिक्षक जिसको मंथली में मिलता है, फेरी वाला ये तो रोजी रोटी इसका खुद का है, जाएगा तो जाएगा, ना जाएगा तो ना जाएगा। मोची हो गया, ये लोग रोज कमाते हैं। भवन निर्माण में जो कार्यरत मजदूर है, ठीक है, इनको कभी कभी काम मिलता है जो कि दिहाड़ी पर काम मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर के निम्नलिखित में से किस साधन में ऊर्जा की सबसे ज्यादा बचत की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर एलईडी का बल्ब जो है अब तो सबका घर में लग रहा है, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि एलईडी का जो बल्ब है इसमें जो है आप सभी का वाट कम रहता है, यानी कि जो आपका बिजली की खपत कम होती है। बाकी आपका जितना सारा आपका जो यहाँ पर लाइट है सब में ज़्यादा आपका होता है। जैसे कि पहले पीला वाला बल्ब चलता था उसमें बहुत ज़्यादा लाइट जो है लगता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजली लगता था। धारणीय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो है अपनाया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग करके, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न 38 नंबर कि हाँ वह दोस्तों अपिक्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? तो अपिक्को आंदोलन दोस्तों कौन सा राज्य में चलाया गया था? ये आपका जो चलाया गया है ये आप सभी का कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किस देश में लागू किया गया? तो ये आप सभी का जो किया गया था आपका चीन में, यानी ऑप्शन